नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि उत्तराखंड मई 2024 महीने का है। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है, जो कि उत्तराखंड 2024 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन करंट अफेयर्स में हमने प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखने की कोशिश की है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि मई 2024 महीने का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है चार धाम यात्रा 2024। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है यमुना नदी के बारे में। तो देख लेते हैं। यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, यह विश्व के व्यापक जलोढ़ मैदानों में से एक यमुना गंगा मैदान का एक अभिन्न भाग है। यदि हम इसके स्रोत की बात करें तो निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूंछ शिखर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर, और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,387 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। अगला है बेसिन। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रभावित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम जहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर गंगा में यह मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रयागराज में हमें संगम देखने को मिलता है, जहाँ पर यमुना गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यदि हम महत्वपूर्ण बांध की बात करें तो लखवार व्यासी बांध उत्तराखंड में, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा में हमें देखने को मिल जाता है। यदि हम इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। आगे देखते हैं। अगला है भीमताल झील। तो इसके बारे में देखते हैं। नैनीताल जिला मुख्यालय के निकट वन में लगी भीषण वनाग्नि से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भीमताल झील से जल लाने और प्रभावित वन क्षेत्रों पर छिड़काव करने के लिए सेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। तो भीमताल झील के बारे में देख लेते हैं। भीमताल झील उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि किस जिले में स्थित है। तो ये नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और यही कारण है कि इसे भारत का झील जिला भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं क्षेत्र को भारत का झील जिला भी कहा जाता है। अगला है, इसका नाम प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के दूसरे पांडव भीम के नाम पर रखा गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यह एक प्राकृतिक झील है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय भू परपटी के खिसकने के कारण उत्पन्न हुई कई भ्रंश को दिया जाता है। अगला है, इस झील का निर्माण वर्ष 1883 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था और इस पर एक चिनाई वाला बांध बनाया गया है। झील के चारों ओर समृद्ध वनस्पति और जैव पारिस्थितिकी तंत्र हैं। साथ ही झील के चारों ओर पहाड़ी ढलानों पर देवदार एवं ओक के घने वन हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें देवदार एवं ओक के घने वन देखने को मिल जाते हैं। सर्दियों के महीनों में यह कई प्रवासी पक्षियों का आवास यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। और हम बात करें प्रसिद्ध प्रजातियों की तो बुलबुल, वाल क्रीपर, एमराल्ड डव, ब्लैक ईगल और टानी फिश आउल शामिल हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। झील के केंद्र में एक द्वीप है जिसे एक कांच वाटिका के साथ पर्यटकों के आकर्षण के रूप में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नक्षत्र सभा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल, जिसे क्या कहा गया है, नक्षत्र सभा, शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ समन्वय किया है। इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। यह अभियान कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें मुख्यतः तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन,
एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना व अन्य शामिल होंगे। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए यह कार्य आरंभ किया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट को जून की शुरुआत से वर्ष 2025 के मध्य तक नक्षत्र सभा की मेजबानी करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पूरे उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर कई आकर्षक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। जैसे कि ये आयोजन खगोल विशेषज्ञों के नेतृत्व में सेमिनार और वेबिनार के साथ साथ उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं चमोली जैसे जिलों में बेहतर नाइट स्काई अवलोकन स्थलों का पता लगाएंगे। इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में नाइट स्काई के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध समर्थकों का एक समुदाय बनाकर नक्षत्र सभा अभियान का उद्देश्य नाइट स्काई का संरक्षण करने हेतु पेशेवर प्रशिक्षण, कौशल विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। इसमें अभी देख लेते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1976 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय हमें देहरादून में देखने को मिलता है। ठीक है, UTDB पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने और बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने एवं उत्तराखंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में बाजार में लाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कुमाऊं फेन पाप संरक्षणाधीन। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग ने पिथौरागढ़ की पाताल थोड़ नर्सरी में इस देसी पौधे के 300 पौधे उगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इस पौधे को ध्यान रखना है। इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो यह पहल कुमाऊं पाम ताड़ को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के प्रयास में शुरू की गई थी, जिसे कुमाऊं फेन पाम के नाम से भी जाना जाता है। यह शून्य से भी कम तापमान में जीवित रहने वाली एकमात्र ताड़ की प्रजाति है और इसे विश्व की सबसे कठोर ताड़ कहा जाता है। वन अनुसंधान विंग के अनुसार पौधों की प्रजातियों को यदि हम IUCN की बात करें तो संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुमाऊं फेन पाम के बारे में कि बेसिकली ये है क्या। तो ताड़ का पेड़ उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तराखंड प्रांत के कुमाऊं मंडल और निकटवर्ती पश्चिमी नेपाल में यह हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके ऊंचाई की बात करें तो 5,900 से 8,900 फीट की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है। यह अपने मूल स्थान में नियमित आधार पर बर्फ तथा ठंड प्राप्त करता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ट्रेचिकार्पस टाकिल इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना है। इसे वर्ष 1948 में बनाया गया। यह प्राकृतिक जगत की स्थिति और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण है। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है और IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट विश्व की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पादप और जंतु प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड वनाग्नि ग्लेशियरों के लिए संकट। देख लेते हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना के कारण क्षेत्र के वनों को भारी नुकसान पहुंचा है। नवंबर 2023 से वनाग्नि की 886 अलग अलग घटनाओं में 1107 हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं कि अलग अलग संस्थाओं ने इस विषय में क्या बोला है। ये मेंस के लिए आप इसे कोट कर सकते हैं। यदि इस संकट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है तो इन संस्थाओं को हम कोट कर सकते हैं, जिससे जो हमारा मेंस का आंसर अच्छा बन जाता है। तो देख लेते हैं। भारतीय वन संरक्षण ने मौजूदा संकट की गंभीरता पर जोर देते हुए उत्तराखंड में कई वनाग्नि अलर्ट जारी किए हैं। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन
जियोलॉजी की बात करें तो यह एक पूर्व वैज्ञानिक ने विशेष रूप से गर्मियों के दौरान वनाग्नि के कारण वातावरण में ब्लैक कार्बन की बढ़ती सांद्रता पर प्रकाश डाला है, जो ग्लेशियर के पिघलने का मुख्य कारण बताया गया है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करता है। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ाने में ब्लैक कार्बन की भूमिका को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैथ्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हिमालय में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरों की चेतावनी दी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बारे में। तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, जून 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के 2 कक्ष में एक छोटे केंद्र के रूप में स्थापित इस संस्थान को अप्रैल 1976 के दौरान देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं ग्लोफ के बारे में। ठीक है, तो यह एक प्रकार की विनाशकारी बाढ़ है जो तब होती है जब हिमनद झील बांध असंतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण हमें देखने को मिलती है और फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में जो अचानक बाढ़ की समस्या घटना देखने को मिली, जिसके बारे में संदेह है यह ग्लोफ के कारण ही हुई थी। ठीक है, यदि हम कारण की बात करें तो ये बाढ़ कई कारकों से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जिनमें ग्लेशियर की मात्रा में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन और भूकंप शामिल है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्लैक कार्बन का जो आर्कटिक इम्पैक्ट है इसके बारे में। तो बेसिकली ब्लैक कार्बन को सूट कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं जो कि क्लाइमेट और ह्यूमन हेल्थ को एक तरीके से नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और यही एक कारण होता है कि जो सूट पार्टिकल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, जिस कारण से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, एक तरीके से ये बढ़ाते हैं और जिस कारण से हमें ये सारी नेगेटिवली जो इम्पैक्ट हैं हमें देखने को मिलते हैं, जिस कारण से जो हमारी आइस है, स्नो है, वो सभी मेल्ट कर रही है, पिघल रही है, जिससे हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि के कारण हवाई सेवा बाधित। तो इसमें मुख्य तो कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है। हाँ, ये देख लेते हैं नैनी सैनी हवाई अड्डा, जिसे अन्यथा पिथौरागढ़ हवाई पट्टी भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। हवाई पट्टी का वर्ष 1991 में आधिकारिक उपयोग के लिए निर्माण कराया गया था और डोर्नियर 228 की फ्लाइंग मशीन के संचालन के लिए तैयार की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है नेपाल भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला नया करेंसी नोट जारी करेगा। तो नेपाल ने हाल ही में एक मानचित्र के साथ 100 रुपये के नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। एक कारण से यह एक संघर्ष का दोनों देशों के बीच में रहता है। तो आइए देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं को। तो लिपुलेक इमेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। लिपुलेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने पूर्व में नवंबर 2019 के अपने नक्शे में शामिल किया था। ठीक है, मई 2020 में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव उत्पन्न हमें देखने को मिला। ठीक है, जिसमें समान क्षेत्र शामिल थे। राजनयिक संबंध तब और तनाव में आ गए जब नेपाल ने वर्ष 2020 में लिपुलेक के माध्यम से कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क के उद्घाटन पर आपत्ति जताते हुए भारत को एक राजनयिक नोट सौंपा। भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से गुजरने वाली सड़क पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में आती है। तो जो नेपाल इस तरीके का जो कार्य करता रहता है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है सुगौली संधि। ठीक है,
तो इसके आधार पर वो इन जगहों पर, इन क्षेत्रों पर अपने अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित काली यानी कि महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। तो इसी बात को लेकर के जो नेपाल है, वो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्षेत्र को एक तरीके से स्थापित करता है। ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्रा के बीच, इन फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्रा के बीच 4 मार्च 1816 को हस्ताक्षरित सुगौली संधि ने वर्ष 1814 से 16 के एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद नेपाल की सीमा रेखा को रेखांकित किया। अब भारत की ओर से क्या कहा जाता है कि हालांकि भारत ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1950 की शांति एवं मित्रता की संधि ने सुगौली संधि को बेसिकली रद्द कर दिया था। तो भारत इस बात को लेकर के अपने अधिकार क्षेत्र को एक तरीके से स्ट्रोंग करता है। अब देख लेते हैं भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद। ठीक है, महत्वपूर्ण है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। भारत और नेपाल के बीच में देखें तो काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, ट्रांजैक्शन तथा सुस्ता क्षेत्र, पश्चिम चंपारण जिला बिहार पर सीमा विवाद हमें देखने को मिलता है। काला पानी क्षेत्र की बात करें तो काला पानी एक घाटी है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। काला पानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वर्ष 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत द्वारा हस्ताक्षरित सुगौली की संधि में काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थित किया गया था। आगे देखते हैं क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG मसूरी में तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इसमें बेसिकली ये देख लेते हैं NCGG के बारे में। तो स्थापना वर्ष 2014 में देखने को मिलता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान NIAR से हुई है, जिसे वर्ष 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी द्वारा स्थापित किया गया था, जो सिविल सेवाओं के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, NCGG स्थानीय, राज्य से लेकर स्तरीय राष्ट्रीय स्तर तक सभी क्षेत्रों में शासन संबंधी मुद्दों से निपटता है। केंद्र को भारत और अन्य विकासशील देशों के शासन, नीति सुधार, क्षमता निर्माण तथा सिविल सेवकों एवं टेक्नोक्रेट के प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का आदेश दिया गया है। यह थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का एबार्ट माउंटेन के बारे में देख लेते हैं। तो एबार्ट माउंटेन ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसका नाम ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एबार्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान कुमाऊं के आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। इस भव्य शिखर के माध्यम से क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा एबार्ट माउंटेन साहसिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के रूप में भी कार्य करता है। यह क्षेत्र विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थल है, जिनमें दुर्लभ हिमालय प्रजातियां जैसे कस्तूरी मृग, हिमालय काले भालू और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। अब देख लेते हैं भारतीय हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो भारत के 10 राज्यों और 4 पहाड़ी जिलों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और असम में दीमो हसाओ, कार्बी आंगलोंग तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग के पहाड़ी जिले शामिल हैं। अब आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी में भूकंप। तो बेसिकली इसके मुख्य बिंदुओं को देखें तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए
भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में भारत में केवल 115 भूकंप वेधशालाएं हैं। तो आइए फैक्ट्स देख लेते हैं भूकंप के बारे में, फिल्म्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में देखें तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का कंपन ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और इसी कारण सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप का कारण बन जाती हैं। यदि हम इसके हाइपोसेंटर की बात करें तो यह वह स्थान है जो कि भूकंप का उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थान होता है पृथ्वी की सतह के नीचे। और हाइपोसेंटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर में जो सतह पर स्थान होता है वो होता है एपिसेंटर। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें तो भूगर्भिक तरंगें बेसिकली क्या होती हैं, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं और गैस, तरल तथा ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, पहले तो जो पी तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंगे के रूप में होती हैं, जैसी होती हैं, और यह सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहीं हम इस तरंगों की बात करें तो ये धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें सेकेंडरी, ठीक है, तरंगे के रूप में जाना जाता है और केवल ये ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। तो इन दोनों में अंतर देखिएगा, प्राइमरी दो तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती हैं, ये गैस, तरल, ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं, और वहीं एस तरंगे होती हैं, ये सिर्फ ठोस पदार्थों में ही चलती हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है धरातलीय तरंगे, ठीक है। तो भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ पर अंत में अभिलेखित होती है, अधिक विनाशकारी शैलो चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती हैं। ये बेसिकली इसमें देखें तो लव तरंगे और रेले तरंगे, ठीक है। तो लव तरंगे बेसिकली लंबवत विस्थापन के बिना एस तरंगों के समान गति, क्षैतिज गति प्रसार की दिशा के लंबवत, रेले तरंगों की तुलना में तीव्र गति के रूप में इन्हें देखने ये हमें दिखती है, ठीक है। तो रेले तरंगे भूमि पर दीर्घवृत्ताकार पथ में दोलन उत्पन्न करती हैं। सभी भूकंपीय तरंगों में से अधिकांश के प्रसार का कारण बनती हैं और एक ऊर्ध्वाधर ताल में लंबवत और क्षैतिज रूप से गति करती हैं। यदि हम भूकंप के कारण की बात करें तो किसी भ्रंश जोन के किनारे किनारे ऊर्जा का निर्मुक्त होना। दूसरा है टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन, जो कि सामान्य कारण देखने को मिलता है, सामान्यतः यही होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी हमें भूकंप देखने को मिलता है, और मानवीय गतिविधियां जैसे कि खनन, रसायनों, परमाणु उपकरणों का विस्फोटन या उनका प्रयोग, ठीक है, उस कारण से यह हमें देखने को मिल जाता है। यदि हम भारत में भूकंप की बात करें तो तकनीकी रूप से सक्रिय पर्वतों, हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप के अत्यंत प्रभावित देशों में से एक माना जाता है। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के रूप में विभाजित किया गया है। अब देख लेते हैं भूकंप का मापन। तो बेसिकली सिस्मोमीटर जो कि भूकंपीय तरंगों को मापता है, रिक्टर स्केल जो कि परिमाण को मापता है, इसके मैग्नीट्यूड को मापता है, और मर्केली जो कि तीव्रता को मापता है, इसकी इंटेंसिटी को, की क्षति की स्थिति को एक तरीके से मापता है। अगला है वितरण। तो यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है, तो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जो कि 81% हमें देखने को मिलता है इन स्थानों पर। एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है जो कि सबसे बड़े भूकंप का स्थान माना जाता है, और इसमें 17% है। मिड अटलांटिक रीज जो कि अधिकांशतः जल के नीचे डूबा हुआ है, और यह भी एक तरीके से अर्थक्वेक का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा है मई महीने के उत्तराखंड के। इसके आगे के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच।